अच्छा, एम्बापे सागा के बाद भाई जिस तरीके से फ्रेंच मीडिया में पर्टिकुलरली मैं कहूँ कि पीएसजी के माई बाप ने नेमार पे भैया पलटी मारी है ना भाई, ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जिस पर हम डेफिनेटली आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अगर पहली अपडेट की बात करें तो देखो, आदमी जो बेचैन है मरता क्या ना करता भैया। आपका एम्बापे यहाँ पर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड यहाँ पर जाने को है। अगर हम बात करें मेसी की तो वो जा चुका है। अगर नेमार की बात करें तो आप उसको खुद धक्का मार के निकालने वाले थे, लेकिन अब आप पलटी मार रहे हो। तो एक ऐसा क्लब जहां पर केओस और क्राइसिस तो मतलब बिल्कुल कांस्टेंट ही है, जिस तरीके से लड़ाई बिग बॉस में, वहां पर वो आदमी दूसरे क्लब को खुश होते हुए कैसे देख सकता है। और मैंने तुमको पहले ही बताया था कि रास्मस हॉलैंड की मैं बात करूं तो इवन इफ अगर ये वहां जाएंगे भी तो मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि इसमें लुइस एनरिके कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है और उसकी कितनी सुनी जा रही है। मतलब जो बंदा आप में सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड है उसके ही बात के दम में कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल ही में कंफर्म किया गया कि भैया रास्मस हॉलैंड के लिए 50 मिलियन यूरोस का ऑफर पीएसजी ने दे दिया। ये तभी हुआ है और 2 दिन के अंदर हो गया जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का ट्राई किया कि ठीक है यार, हम अगर 55 दे रहे हैं तो ठीक है, ले लियो भाई, तू 65-70 ही ले लियो यार, लेकिन 65-70 पूरी डील का मामला होगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तुम में से कह सकते हो कि यार पीएसजी सीरियस भी हो सकती है, क्या पता सही में लुइस एनरिके। देखो, सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि पीएसजी के ऑफर में यहां पर खुद डेविड ऑनस्टीन ने बताया है कि यार उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एटलांटा के लिए टेक इट और लीव इट वाला ऑफर है। मतलब इसके बाद अगर रिप्लाई करोगे तो या तो येस होना चाहिए या नो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पीएस आप थोड़े से 50-60 रुपए और बढ़ा दो, क्योंकि वो बढ़ने वाले नहीं हैं। वो ये भी मानते हैं कि रास्मस हॉलैंड के लिए जो एटलांटा का प्राइस टैग है वो भी काफी ज्यादा ओवररेटेड है और ओवर प्राइस्ड है। क्या भी कौन रहा है, बट खैर अभी की मैं तुम्हें बात बता दूं तो यहाँ पर रास्मस हॉलैंड शुरुआत से ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट होने वाला है। और खुद एरिक टेन हैग के आप अगर इंटरव्यूज को उठा लो, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा लो, तो उसमें दिखता भी है कि उस बंदे को उस प्लेयर की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ये तो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड की डील पीएसजी के बस की बात तो है नहीं कि वो तोड़ दे। एटलांटा भी अब कहीं ना कहीं समझ गया कि कॉम्प्रोमाइज उसको भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइस टैग वो लेके बैठे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। एक तो इतना घटिया प्राइस टैग का क्राइटेरिया बन गया ना आज के मार्केट में, और फिर उस पर जितना कॉन्फिडेंटली बैठते हैं, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप वेस्ट हैम को ले लो, चाहे आप यहाँ पर ब्राइटन को ले लो, ये भी अटरली इरिटेटिंग है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मियामी से। तो भाई मियामी में मजा आ गया। देखो एमएलएस में हमने जिस तरीके से जादू, देखो 2 ही मैच हुए लेकिन दोनों मैच में मेसी ने अपना जादू बिखेर रखा है, लेकिन एक जादू थोड़ा सा फैंस ने बिखेर दिया। अब हाल ही में जब जिस मैच में लियोनेल मेसी ने स्टार्ट किया था, उस मैच में यहाँ पर भाई लियोनेल मेसी ने मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था 60-70 मिनट के आसपास। उस टाइम एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर आप देख सकते हो कि इंटर मियामी के स्टेडियम में जितने ही फैंस थे भाई वो चल दिए, और आई थिंक 15 से 12 मिनट बचे हुए थे, यानी कि लगभग 75-78 मिनट के आसपास का वो टाइम होगा। वो सारे के सारे चल दिए क्योंकि लियोनेल मेसी को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था। इस पे भाई यहाँ पर जो टोमाटिनी है, जो कि इंटर मियामी के मैनेजर है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भाई यार ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि मेसी एक सेलिंग पॉइंट है, मेसी आपका फेस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैंस जो कि मेसी को देखना है, क्या वो 12 मिनट भी नहीं रुक सकते? क्या वो 12 मिनट भी मेसी की फैंस को या फिर मेसी को गेम के बाद अपलोड करने के लिए नहीं रुक सकते? जिस पर यार मैं एग्री करता हूं। देखो यार, आप मेसी को देखना है, एंड मैं कह रहा हूं कि किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो कह रहा हूं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है मेसी के अलावा, लेकिन स्टिल आई थिंक अब यार ये हो सकता है कि उसका, मेरा ओपिनियन हो सकता है, पर्सनल ओपिनियन, जो इतने सारे मैचेस नहीं देखने गए, कि उसका एक ड्रीम है कि हाँ वो स्टेडियम में बैठ के उस पूरे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करे। हाँ ठीक है, लियोनेल मेसी के लिए मैं आया हूँ, 70 मिनट 75 मिनट देख लिया, लेकिन 12 मिनट ऐसी कौन से मैं 12 मिनट में बिल गेट्स के मैं कच्चे चुरा लूंगा कि मेरे को 12 मिनट में निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी है। खैर, तो ये एक तरफा था। दूसरी अपडेट ये आती है कि भाई लुइस सुआरेज और इंटर मियामी की जो डील थी वो बिल्कुल ही टूट गई है, और खुद यहाँ पर ग्रेमियो के मैनेजर, आई थिंक कुछ हरप्पा सिविलाइजेशन कुछ है, ऐसे हरप्पा नाम है, उन्होंने यहाँ पर एक कहा कि भाई जो मैक्सिको में सोप ओपेरा चल रहा है ना, उसे खत्म कर दो, क्योंकि लुइस सुआरेज तो दिसंबर तक यहीं रहने वाला है, वो यहाँ पर ग्रेमियो की मदद करेगा। फ्लेमेंगो यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं, हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से परफॉर्म करना है। लुइस सुआरेज बहुत ज्यादा की प्लेयर है, तो ये बात तो छोड़ ही दो कि यहाँ पर इंटर मियामी हो या मियामी की इंटर हो या कोई भी हो,
वो लुइस सुआरेज को नहीं ले सकते। इसी के साथ जो तीसरी अपडेट है MLS से भाई वो आती है यहाँ पर रिकॉर्ड को लेके। भाई जिस तरीके से मेसी ऑन द पिच यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, ऑफ द पिच भी स्कोर कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है सामने क्योंकि नंबर्स एप्पल ने यहाँ पर रिलीज नहीं किया, लेकिन एप्पल ने ये बता दिया कि भैया एप्पल टीवी सीजन पास की अगर MLS की बात करें तो हिस्ट्री के सबसे पीक व्यूअरशिप रिकॉर्ड उनको 3 मैच में ही मिल गए। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेसी 2 मैच में था, तो अजूल क्रूल वाला मैच था, एक यहाँ पर अटलांटा यूनाइटेड वाला कह सकते हैं, और एक और मैच है जिसमें शायद से मेसी नहीं है। इसका मतलब इससे फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि मेसी का जो फायदा है वो यहाँ पर अक्रॉस द MLS हमको देखने को मिल रहा है, अक्रॉस द पूरा सीजन पास पे हमने देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 मैच में मेसी अवेलेबल था, लेकिन जो तीसरा मैच जिसको फायदा हुआ है, जिसने पीक किया है, वो कहीं ना कहीं इसका प्राइम एग्जांपल है कि लोग अब MLS को भी देखना पसंद कर रहे हैं। और सही बात बताऊं मैं, इसमें आई थिंक मैं थोड़ा सा क्रेडिट एप्पल को भी दूंगा, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है। देखो उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर यही MLS ये वूट खरीद लेता तो फिर वूट जो उसकी कर देता तो वो बेकार हो जाता, मतलब समझ रहे हो। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी सास बहू और साजिश पे थोड़ा वापस आना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 अपडेट है, छोटी बहू, बीच की बहू, बड़ी बहू। अगर छोटी बहू यानी कि विराटी की बात करें तो विराटी को लेकर जहां एक कंफर्म होता हुआ दिख रहा था कि अल हिलाल यहां पर ले लेगी, लेकिन नहीं ले पाएगी क्योंकि PSG को अब ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि आप ऐसे प्लेयर के लिए 30 मिलियन कैसे दे सकते हो। उनको लगभग 50 से 60 मिलियन चाहिए, लेकिन अल हिलाल वाओ वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम तो ओवर पे नहीं करेंगे। मतलब यार सऊदी क्लब नेगोशिएट करने में क्यों आता है? सऊदी क्लब तो बस एक मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप ग्रुप पे कि हम आ रहे हैं लेने, उनको तैयार कर दो। खैर यहां पर बताया गया है कि भाई विराटी को लेके कहीं ना कहीं लुइस सुआरेज के मन में ये है कि भाई यार ये प्लेयर चल जाएगा, इसको रहने दो भाई। यहाँ पर वो ये मानते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने इसको अनटचेबल नहीं है, ये अनरिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन एक बार मेरे को दो। उगार्ते की बात करें या रेनातो सांचेज की बात करें, बाकी के प्लेयर्स की बात करें, इवन एमरी की बात करें या फिर विटिनिया की बात करें, लेकिन इनमें से कोई भी टेक्निकल लेवल पे विराटी के लेवल का है ही नहीं। उन्होंने कहा विराटी अपने अगर 70% पे भी खेल गया तो भी मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा, और ये चीज वो डेफिनेटली बहुत सारे अंदर के ऑफिशियल्स को बता रहे हैं। और ऐसे में आप कह सकते हो कि विराटी पलट सकता है, लेकिन विराटी का पर्सनल एग्रीमेंट हो रखा है, तो आप कह सकते हो कि अल हिलाल ने जो अपना ऑफर रखा है पैसों वाला वो उसको भाग गया है, तो ये डील हो ही जाएगी मेरे ख्याल से। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अल हिलाल ने भाई एम्बापे वाली रेस में तो हार मान ही ली है। इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर बीच की बहू की। तो भाई नेमार को लेके अब कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसे अल्टी पल्टी हो रहा है कि यहाँ पर नेमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, जिसको अभी तक ये बताया जा रहा था कि यार ये प्लेयर जो कि खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, PSG के फैन से मेरा प्यार है दुश्मन है, मेरे को अपना गेम खेलना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं यहाँ पर रहूंगा। जिस बात से यहाँ पर कहीं ना कहीं और नॉर्मल डे PSG यहाँ पर ऑफेंड हो जाती है और कहीं ना कहीं PSG के फैंस यहाँ पर गाली वाली बकने लगते हैं। अब ये बताया गया और आप इसको PR इंजन के थ्रू कर सकते हो कि इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि यार एम्बापे तो चल दिया और नेमार के पास वो स्किल सेट भी है और लुइस एनरिके उसको यूज करने में एक्साइटेड भी है। ऐसे में जब प्लेयर रुकना चाहता है, मैनेजर उसको यूज करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इसको ही हीरो क्यों ना बनाए। और यहां पर ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई PSG नेमार को एक बार और मौका देने वाली है अनडिस्प्यूटेड फेस होने का पेरिस सैन जर्मैन का। और ये खबर तब मैं तुमको बता रहा हूं और बहुत ही रिलायबल रिसोर्सेज से बता रहा हूं, जब ये PSG कहती है कि हमारे स्क्वाड में कोई फेस नहीं होगा एम्बापे, मेसी, नेमार वाले एरा के बाद। लेकिन फिर भी देखो नेमार की पकड़ साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा है, नेमार की पकड़ एशिया में उसका फैन बेस बहुत तगड़ा है, तो PSG को पता है कि नेमार एम्बापे से ज्यादा मदद कर सकता है अगर हम बात करें तो। वो अलग बात है कि एम्बापे की भी फैन बेस बहुत तगड़ी है गांव में। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बड़ी बहू की। तो भैया एम्बापे को लेकर हाल ही में मार्सा ने रिपोर्ट डाली कि भैया जो उनकी माता जी हैं उन्होंने रियल मैड्रिड को बता दिया है कि जो प्राइस टैग निकल के आया है, जो प्राइस टैग कोट किया है PSG ने, वो 250 मिलियन का है। ये कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब मैं सही बताऊं, 2 घंटे पहले अपडेट आ गई थी, मैं वीडियो बना रहा था तभी नोटिफिकेशन आ गया, एक और जर्नलिस्ट ने कह दिया कि यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सीधी बात हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखो पहली चीज तो मेरे को ऐसा लगता है कि Tier 1 सोर्सेज की बात करनी चाहिए। जो ये नीचे के है ना, इनका तो बस सेंस पे बात करो कि कितना सेंस बनाता है। अगर हम डेविड ऑर्नस्टीन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं, जो कि मेरे को लग रहा है, तो रियल मैड्रिड और एम्बापे के बीच में एग्रीमेंट है ही, तो ये मान के चलो कि 2024 में तो होना ही है। हाउएवर 2023 में मामला थोड़ा सा पलट गया है, क्योंकि एक तो PSG यहां पर डंडा कर रही है, दूसरी चीज जो एक्सपेक्ट नहीं करा था एम्बापे ने, एम्बापे और रियल मैड्रिड के प्लान में ये नहीं था कि PSG ऐसे विद्रोही कर देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बेंजिमा भी चल दिया, ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई। एक्सपेक्ट ये था कि बेंजिमा 2024 में जाएगा, क्रूज भी चल देगा, मॉड्रिच भी चल देगा, उधर से
एंड्रिक भी आ जाएगा, फिर यहाँ पर एम्बापे भी आ जाएगा, बीच में से यहाँ पर बेलिंगम वगैरह संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बेंजेमा चला गया और अब कहीं ना कहीं आपको जरूरत है, डिस्पाइट की जोसेलो की बाइसाइकिल गिर गई, बट स्टिल एम्बापे इज वे अहेड। अब यहां पर ये आ रहा है कि भैया जो प्राइस टैग आप 250 मिलियन दे रहे हो उसका सेंस पता क्यों नहीं बनता। एक आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि यार एम्बापे के लिए अल हिलाल ने 300, भाई वो अल हिलाल है, आप वो अल हिलाल अल्लाह मेरे देखो सुनो, यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 150 से 180 के बाद आगे जाती ही नहीं है गाड़ी। और ऐसे में ये पीएसजी मेरे को लगता है कोटेशन भी सिर्फ इसलिए दी है जिससे पानी के बहाव को टेस्ट किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को टेबल पे लाया जाए। मैंने तुमको बताया था ना कि इट्स नॉट अबाउट फाइट बिटवीन की 150 है, 200 है कि 250 है, फाइट ये है कि रियल मैड्रिड मूव भी नहीं मार रही, फाइट ये है कि रियल मैड्रिड का जो ऑफिशियल पोजीशन है वो बिल्कुल ये है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें लेना देना ही नहीं है, हमारे पास एम्बापे से बड़ी साइनिंग है जोसेलू। और ऐसे में पीएसजी यही हरकत करना चाह रही है कि कुछ तो हो, ये टेबल पे आए। अरे उनको भी पता है कि 250 मिलियन नहीं होगा, उनको भी पता है कि 250 मिलियन नहीं देंगे। हाउएवर ये हो सकता है अगर यहां पर 250 मिलियन में आपस में देख लेंगे भाई एम्बापे इतना रखेगा, पीएसजी इतना रखे, भाई हमने 250 मिलियन टेबल पे रख दिए, अब तुम देख लो तुम्हें कैसे लेना है। अब पीएसजी 150 ले, एम्बापे 100 ले ले, पीएसजी 180 ले ले तो एम्बापे 70 ले ले, भाई ये तुम आपस में देख लो, क्योंकि भाई ट्रांसफर फी में पीएसजी को देना है लेकिन साइनिंग ऑन बोनस चाचा को भी तो देना है। तो ऐसे में रियल मैड्रिड डिस्पाइट कि उस पर बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि वो सारे पैसे उस पर देने लग जाए कि हाँ भाई एम्बापे को ही दे देते हैं। तो यहां पर सेंस नहीं बनता कि 250 मिलियन का प्राइस है किस तरीके से हो सकता है। हाउएवर ये चीज हो सकती है कि ठीक है भाई इनको टेबल पे खींच के ले आने के लिए एक टेक्निक तो ये निभानी पड़ेगी। इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी चेल्सी की, तो भाई कल चेल्सी ने कासिडो के लिए 82 मिलियन यूरोस यानी पाउंड्स का एक ऑफर दिया था जो कि लगभग 93 मिलियन डॉलर्स का था, लेकिन ब्राइटन ने यहां पर बिल्कुल मतलब बेधड़क रिजेक्ट कर दिया और ईमेल के जरिए ही रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि आ थू और यहां वापस आना मत। अब देखो इसमें मैं तुमको समझा देता हूं कि उनको यहां पर 100-110 मिलियन यूरोस का ही चाहिए पूरा, और यहां पर आप कह सकते हो कि चेल्सी के साथ वो हार्ड बॉल खेल रहे हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि जो रोमियो लाविया के लिए लिवरपूल अपना फ्रेश बिड मार रही है, वो ऐसा बिड मारेगी कि भैया उनको पता है कि यहां पर लाविया की डील एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। वहीं चेल्सी को भी पता है कि यार अब शायद से पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पैसा खर्च तो कर देंगे लेकिन सामने वाला जब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें। जैसे यही चीज हुई थी वेस्ट हैम के लिए, आर्सेनल को अल्टीमेटली पैसा उतना ही डालना पड़ा जितना वेस्ट हैम मांग रही थी, डिस्पाइट कि आप कह सकते हो कि यहां पर मैनचेस्टर सिटी का एक था प्रॉब्लम, और लेकिन फिर भी यहां पर ज्यादा बात बनी नहीं, तो आर्सेनल को अल्टीमेटली दिक्कत हुई और मैनचेस्टर सिटी का जो इंट्रूशन हुआ था उससे भी यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। अगर चेल्सी की बात करें तो देखो कासिडो के लिए कोई है नहीं, लेकिन द फैक्ट कि ब्राइटन कासिडो खिलाने में खुश है और ब्राइटन सेलिंग क्लब मानता ही नहीं अपने आप को, कहेगा कि नहीं हमें तो नहीं बेचना, हमें तो अपने स्टार प्लेयर को रखना है। छोटे क्लब जो होते हैं वो ये मानते हैं ना कि यार ठीक है हमारा स्टार प्लेयर है, जाना तो है ही इसे, तो ले चल 5 मिलियन कम ले लेंगे। ब्राइटन को दिक्कत ही नहीं है, डिजर्व भी कह रहा है मैं तो खिला दूंगा, और पहले अगर ये रुकेगा तो स्टार्टिंग 11 में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाउएवर कासिडो भाई इरिटेटिंग है क्योंकि उसको चाहिए चेल्सी का मूव, भाई वो शुरुआत से लेके बैठा हुआ है। एक तो डिजर्बी ने कहा था कि भाई विंटर में जब जनवरी ट्रांसफर विंडो में तू मदद कर और मैं तेरे को समर ट्रांसफर विंडो में जाने दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब समर ट्रांसफर विंडो होगी तो ब्राइटन यहां पर हार्ड बॉल खेल रही है, इसलिए नहीं कि उसको रोकना है, इसलिए कि वो चिंदी चोरी कर रहे हैं। क्या ऑफ कोर्स दे डिजर्व इट, बट स्टिल लाइक चेल्सी के लिए बहुत दिक्कत की बात हो गई है कि यहां पर वो पैसा बिल्कुल एक एक पाई देना पड़ेगा भाई उनको। इसी के साथ बात करें अगर हैरी केन की यानी कि फ्लैश न्यूज की अगर सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो भाई मैनचेस्टर सिटी के लेजेंड डेविड सिल्वा ने यहां पर रिटायरमेंट ले लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट 2014 मतलब उस टाइम जब मैंने देखना स्टार्ट किया था 13-12 के उसमें, तो भाई डेविड सिल्वा प्रीमियर लीग का वो प्लेयर उभर के आता था जो कि बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, ही वॉज भाई उसमें एक करिश्मेटिक होता है ना, मैजिकल मैजेस्टिक चीज होती है कि भाई कितना सिल्की प्लेयर है। मतलब आज के टाइम के अगर बर्नार्डो सिल्वा वगैरह बात करें, लेकिन उस टाइम में डेविड सिल्वा, मेसट ओजिल वगैरह चलते थे एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई ये प्लेयर्स को देख के एक अलग ही आनंद आता था। इससे ज्यादा अगर मिलान की बात करें तो चुक्वेज़ी की डील यहाँ पर ऑफिशियल हो चुकी है और भाई यूएफए ने अपने ऑफिशियल लेटर में बारसा को भी क्लियर कर दिया कि भैया तुम भी 2000 अगले चैंपियंस लीग सीजन में खेलने वाले हो। डिस्पाइट कि नेग्रेरा केस में अभी भी क्या चल रहा है उस केस में, जब कुछ उस केस में है ही नहीं, बट स्टिल चल रहा है अभी। और ये बारसा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पैसों की तंगी है वहां पर चैंपियंस लीग बहुत अच्छा है। डिस्पाइट कि आप ये मान के चलो कि बारसा जीतती नहीं है पिछले 4-5 सीजन में, लास्ट 2015 में चैंपियंस लीग जीती थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग 90 से 100 मिलियन खींच ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। इसी के साथ अगर हैरी केन की बात करें तो भैया बायर्न और डेनियल लेवी के बीच में नेगोशिएशन आज होने वाली है और यहां पर डिटरमाइंड है कि बायर्न अपना तीसरा ऑफर लेके आएगी जो कि टॉटनहम एक्सेप्ट कर लेगी। इन एनी केस
हैरी केन को बायर्न चाहिए। जस्ट अगर थोड़ा सा हो गया कि भैया यहाँ पर बायर्न के साथ बिल्कुल डील टूट ही गई तो पीएसजी यहाँ पर कूद सकती है, फिर हैरी केन यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि टॉटनहम का तो